हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो जो रे ऑप्टिक्स के और भी अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है, जो मैं समझाऊंगा उस पर बिल्कुल जाना। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझते हैं जरा क्या है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जो कि सिर्फ तब होगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होगी। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था रिफ्रैक्शन वाली में, ठीक है, फिर भी एक बार जल्दी से बताता हूं। ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दूसरा मीडियम, ठीक है, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं बच्चों। मैं मान लेता हूं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू डी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू आर। याद रखेंगे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। बात समझ में आ रही है? ये याद रखेंगे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप ऐसे इमेजिन करो कि लाइट जो है वो इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई और उसने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 क्रिएट किया। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे ये लाइट गिरी जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये भी बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरीके से R1 पे मान लिए। बात समझ में? अब क्या हो अगर आप इसको थोड़े और बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिराओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया मैंने। बात समझ में आ रही बच्चों? बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप इंक्रीज करते हैं, मान लिया I2 पे आप गिरा रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करता है, यानी अब ये थोड़े और बड़े एंगल पे जाके रिफ्रैक्ट होगा। तो आप देखिए और ज्यादा झुक गया नीचे की तरफ, ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही झुका था इस तरफ, अब ये और ज्यादा, नॉर्मल से पहले इतना ही दूर था अब और दूर चला गया। बात समझ में आई? अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते हैं बच्चों तो और नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की तरफ झुकते झुकते एक एंगल ऐसा आएगा इंसिडेंस का, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस ही चली जाएगी बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब आप देखिए रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अलोंग द सरफेस ही चली गई, नीचे आते 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि अब ये नीचे बिल्कुल सरफेस से ही पास कर रही है, ठीक है, ग्रेजिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो 90 डिग्री है बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। क्या बात समझ में आ रही है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, रिफ्रैक्शन बढ़ता गया और एक सिचुएशन ऐसी आई जब रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस पास हो गई या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। इस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। IC से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यह है क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री या फिर रिफ्रैक्टेड रे गोज अलोंग द सरफेस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब क्या हो बच्चों कि लाइट डेंसर से रेयरर ही मूव कर रही है, ये सारी कंडीशन सिर्फ एक के लिए है कि लाइट डेंसर से रेयरर, रेयर से डेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को, रेयर से डेंस ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तभी होगा जब लाइट डेंस से रेयर जा रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों क्या होगा अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, तो पहले देखो लाइट ऐसे बेंड हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, फिर एक एंगल आया जब यहीं पे हो गई, अब अगर और बढ़ा देंगे तो क्या ये नीचे चली जाएगी?
हाँ नीचे चली जाएगी। अब मान लिया आपने यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो अब लाइट ऐसे 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 ऐसे, पिछली बार क्रिटिकल एंगल पे तो ऐसे चली गई थी, अब इससे भी बड़ा है तो लाइट ऐसे चली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, 100% लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 100% रिफ्लेक्शन होगा, 100% रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ रही? जब लाइट रिफ्रैक्शन करने की बजाय, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में टकरा कर वापिस आ जाए, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कब होगा? दो कंडीशन जरूरी हैं, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस क्या क्या है बच्चों? पहली, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट को डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करना चाहिए। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं जरा। ठीक है, तो अब मैं क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल बच्चों अगर आपको कभी भी निकालना होगा तो हम हमेशा इसी कंडीशन का यूज करेंगे। कौन से वाली? यहीं पे तो बन रहा है क्रिटिकल एंगल, यहां पे तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, तो यहां पे क्रिटिकल एंगल नहीं निकाल सकते। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए इस कंडीशन पे आना पड़ेगा हमको। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बराबर है। बात समझ में आ रही? अब मैं इस कंडीशन पे आ रहा हूं और इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं और ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, फिर भी अभी मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लिया म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक मीडियम में आ जाओ। ठीक है, इस मीडियम में आ गए तो इस मीडियम के लिए आप लिखो, इस मीडियम के लिए आप लिखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है म्यू डी मल्टीप्लाई बाय साइन, इसमें जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? आईसी। सबसे पहले मैं नीचे वाले मीडियम में था तो नीचे वाले मीडियम में मैंने देखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय उसका एंगल कितना है? आईसी। उस मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? आईसी, तो साइन ऑफ आईसी। इसको आप बराबर कर दो किसके? दूसरे मीडियम में आ जाओ। दूसरा मीडियम कौन सा है यहाँ पे? म्यू आर वाला, म्यू आर वाला ऊपर वाला, म्यू आर लिखा और मल्टीप्लाई में साइन, यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों? ये आर, और आर कितना है? 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? ऑब्वियसली जब यहाँ पे आईसी होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, तो यहाँ पे आर जो होगा 90 डिग्री ही होगा। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं म्यू डी इंटू साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू म्यू आर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। इसको याद रखेंगे बच्चों, क्रिटिकल एंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। क्या बात समझ में आ रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास ऊपर एयर है और नीचे कोई मीडियम है म्यू वाला, तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ आईसी में जब हम लिखते हैं म्यू ऑफ रेयरर, रेयर मीडियम यहाँ पे एयर है और एयर के लिए हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो ये सिंपली क्या बन जाता है? 1 अपॉन म्यू, म्यू यानी दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ में आ रही? ये वाला फॉर्मूला जनरल है, यहीं से मैंने ये लिखा। यहां पे मैंने बस क्या किया, रेयरर मीडियम में एयर को ले लिया कि मतलब जो ऊपर मीडियम है वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं। आई बात समझ? आई बात समझ? देखो बच्चों, ये वाले
केस से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। कभी भी आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, मिनिमम एंगल कितना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। वैसे तो हम सबको पता है कि क्रिटिकल एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब भी पूछेंगे मिनिमम एंगल कितना रिक्वायर्ड है तो आप बोलेंगे सर आईसी ही होगा। कितना होगा? आईसी ही होगा। बात समझ में आ रही है? हम आंसर क्या देंगे? मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड का आईसी ही देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे कितना ज्यादा करना पड़ेगा वो क्लियर नहीं है। इससे हल्का सा भी 0.1 भी ज्यादा कर दिया तब भी TIR हो जाएगा, ठीक है। 0.01 भी कर दिया तब भी TIR, मतलब इससे हल्का भी इंक्रीज हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए जब भी पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड तो आप बोलेंगे आईसी। बात समझ में आई? कभी पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिक्वायर्ड, तब भी इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। जब भी मिनिमम वाले क्वेश्चंस आएंगे, इन मिनिमम या मैक्सिमम वाले, इसी कंडीशन से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर बोल रहा हूं, TIR की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी TIR होगा, वरना नहीं होगा। तो आप इन सारी चीजों को जल्दी से नोट करें, फिर हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों। तो बच्चों पहला सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। और मेरी राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। एक मीडियम है मान लिया, ठीक है, और यहां पर एक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? पता नहीं कौन सा मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू है। बात समझ में आ रही है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आपको बताना है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, और इसका क्रिटिकल एंगल आपके पास दे के रखा है। अगर क्रिटिकल एंगल दिया तो मतलब यहाँ पे आईसी है, तो लाइट पक्का ऐसे जा रही होगी। अगर मैं क्रिटिकल एंगल पे लाइट को भेजता हूं तो लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। आगे क्या है? क्रिटिकल एंगल आपके पास देके रखा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस मीडियम टू एयर, तो लाइट यहां से रेयर की तरफ जा रही है। अब जब भी एयर के साथ कंपैरिजन होगा तो एयर हमेशा रेयर मीडियम होती है। एयर को हमेशा रेयर मीडियम ही कंसीडर किया जाता है, दूसरा मीडियम हमेशा डेंस ही होगा। तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहां पर TIR की कंडीशंस बन सकती हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हमने अभी देखा कि जब भी एयर होगी तो साइन आईसी किसके बराबर होगा? 1/μ के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? 1/μ के बराबर होगा। यहां पर मेरे पास आईसी दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/μ। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/μ हो जाएगा। म्यू की वैल्यू यहां से आप देखेंगे तो 2 आ रही है बच्चों, लेकिन म्यू नहीं निकालना हमको निकालनी है इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। अब किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C/V होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्योंकि यहां पर जो मीडियम ये वाला है वो एयर है। कौन है? एयर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो ये V1 का काम करेगा वो C कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं? C कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू C/V बन जाता है। जब भी एयर होती है तो हम सिंपली म्यू इज इक्वल टू C/V करते हैं, लेकिन अगर कोई और मीडियम होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो स्पीड ऑफ लाइट से उल्टा होता है। बस ये याद रखना, ठीक है। एयर के लिए ये याद रखना, जब एक मीडियम एयर है तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यहां से निकाल सकते हैं। अब हम सभी को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया है मेरे पास। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है अपॉन, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यहां से निकल आएगी V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में 2, 1.5 × 10⁸ आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं थी। जल्दी से इसको नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ठीक है। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, डायग्राम को ध्यान से देखो। ऊपर एयर है, नीचे एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं कितना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द अननोन लिक्विड। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करके दिखाओ
इफ अ सिचुएशन इज गिवन इन द डायग्राम, एक सिचुएशन डायग्राम में देकर रखी है। डायग्राम में अगर आप सिचुएशन को देखेंगे ध्यान से, ऊपर एयर है तो ये पक्का डेंस मीडियम में होगा, तो लाइट डेंस से रेयर जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है आपके पास। लाइट यूं गई और ये सरफेस से चली गई। अगर लाइट सरफेस से चली गई तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बच्चों, क्या वही हमारा क्रिटिकल एंगल होगा? क्या बात समझ में आ रही है? अगर लाइट सरफेस से चली गई तो यहां जो एंगल बन रहा होगा, क्या वही हमारा क्रिटिकल एंगल होगा? मतलब ये जो एंगल है वो एक क्रिटिकल एंगल है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे म्यू तक पहुंचना है, और हम सभी को पता है साइन ऑफ आईसी जो होता है वो 1/म्यू के बराबर होता है अगर ऊपर एयर है तो। बात समझ आई? तो ऊपर एयर ही है ना, तो साइन आईसी इज इक्वल टू 1/म्यू, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो बड़े आराम से मैं क्या करूंगा, अब साइन आईसी कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, ये आईसी है तो क्या ये वाला एंगल भी आईसी होगा? देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आईसी तो ये भी आईसी। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्या आपको दिख गया? साइन आईसी, साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये मेरे पास देखो 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड 5 हो जाएगी क्या? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये 5 हो जाएगी। तो साइन आईसी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी 3 ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 5 इज इक्वल टू 1/म्यू। आई बात समझ में? बहुत इजी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां से? म्यू इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 5/। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आपको बताना है व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल सच दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट ए बी इंटरफेस। आपको बताना है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए कि यहां ए बी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ये लाइट बाहर ना निकले। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, जब भी रिक्वायर्ड चीजें निकालनी, मिनिमम चीजें निकालनी है तो हम क्रिटिकल एंगल वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, मुझे ये म्यू निकालना है, क्योंकि म्यू निकालने का तरीका आईसी से ही निकलता है। हम सभी को पता है साइन ऑफ आईसी कितना होता है? 1/म्यू। TIR के क्वेश्चन में जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा होगा तो ये वाली कंडीशंस लगेगी ही लगेगी। क्या बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि यहां पे लाइट कुछ ऐसे गिरी कि वो जस्ट यूं जा रही है सरफेस से, क्योंकि इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा। तो अगर इस कंडीशन के लिए हमने म्यू निकाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं यहां पे नॉर्मल बना रहा हूं, अगर यहां TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है बच्चों, अगर यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल आपका आईसी होना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये वाला एंगल आईसी होना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला एंगल आईसी होना चाहिए, तभी यहां पर ये TIR की कंडीशन बन सकती है इससे बड़े एंगल पे। आ रही बात समझ में? अब हमें यहां पर इस आईसी तक पहुंचना है, साइन आईसी तक पहुंचना, ताकि मैं 1/म्यू निकाल पाऊं। अब कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखो जरा। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? और मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? मैं बोल सकता हूं एंगल आई जो है आपका वो आईसी के बराबर होना चाहिए। एंगल आई जो है वो आईसी के बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। किसके बराबर होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के बराबर। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा मैं यहां पे एक और चीज बोल सकता हूं, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, R प्लस आईसी 90 होना चाहिए। R प्लस आईसी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? R प्लस आईसी 90 क्यों होना चाहिए? ठीक है, R प्लस आईसी 90 क्यों होना चाहिए? ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 बनेंगे, तभी तो 180 बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब यहां पे देखो, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ। पॉइंट बी बोल देता हूं, एट, चलो बी पहले लिखा हुआ तो यहां पे बोल देता हूं पॉइंट एन पर स्नेल्स लॉ लगाओ। ठीक है, तो पॉइंट एन पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ऊपर एयर है,
ऊपर एयर है, जब कुछ नहीं दिया तो मान लो एयर है, तो म्यू ऑफ एयर 1 नहीं होता है इनटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ आर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से मेरे पास म्यू कितना आ जाएगा, साइन 45 अपॉन साइन आर। आर को मैं 90 माइनस आईसी लिख सकता हूं, आर को मैं 90 माइनस आईसी लिख सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, म्यू इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन में कॉस आईसी। बात समझ में आ रही है? ऐसे बोल सकते साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, म्यू इज इक्वल टू साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 इंटू कॉस आईसी। आ रही बात समझ में? 1/√2 इंटू कॉस आईसी। तो यहां से मेरे पास कॉस आईसी कितना आ जाएगा, कॉस आईसी, या फिर चलो ठीक है साइन 45 अपॉन कॉस आईसी, तो यहां से कॉस आईसी मेरे पास आएगा 1/√2 म्यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? cos IC इज इक्वल टू 1/√2 म्यू। अब या फिर इसको रहने दो, एक काम करो, अब हमें एक और चीज पता है बच्चों, म्यू किसके बराबर होता है, 1/μ इज sin IC। बात समझ में आई? 1/μ इज sin IC, तो यहां से म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin IC इज इक्वल टू 1/√2 cos IC। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब सिर्फ मैथ चल रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स चल रहा है और कुछ भी नहीं। अब यहां पे मैं बात करूं तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, और √2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं tan IC इज इक्वल टू √2। क्या इतनी बात समझ में आई कैसे मैंने ये निकाला, tan IC इज इक्वल टू √2। अब अगर tan IC √2 है बच्चों, tan IC अगर √2 है, तो क्या मैं यहां से sin IC की वैल्यू निकाल सकता हूं फ्री ऑफ cos IC? पहले भी निकली थी मेरे पास, लेकिन वहां पे cos IC भी आ रहा था, लेकिन अब मैं sin IC की वैल्यू इंडिपेंडेंट निकाल सकता हूं इसकी मदद से। कैसे? क्योंकि अगर sin IC आ गया तो 1/μ म्यू भी आ जाएगा मेरे पास। अब ये कैसे निकालूंगा, देखो ट्राइंगल इमेजिन करो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे अगर √2/1 लिख दूं तो परपेंडिकुलर मेरा क्या बन जाएगा, √2, और बेस कितना 1। सिंपलेस्ट रेशियो है ये। बात समझ में आ रही? यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज देखो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में? क्या बात समझ में आ रही? देखो क्या होता है, ये अगर हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, सॉरी ये आएगा √3, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √3। अब इसकी वजह से साइन निकाल लो, साइन IC, साइन IC कितना हो जाएगा, कि अगर ये IC है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी √2/√3। बात समझ में आ रही है? साइन IC इज इक्वल टू √2/√3, और साइन IC किसके बराबर होता है, 1/μ √2/√3। आ रही बात समझ में? तो यहां से मैं बोलूंगा म्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, √3/√2। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ध्यान से देखना इस वीडियो को, एक बार फिर से रिवर्स करके देखना इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाया है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक पहुंचने की कोशिश की है कि मुझे कुछ भी करके साइन IC की वैल्यू मिल जाए। बात समझ में आ रही है? आप इससे बेटर तरीका भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको बस साइन IC तक पहुंचना है और फिर म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करो। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, मैं इसको रीड करता हूं। अ लुमिनस ऑब्जेक्ट S is located at the bottom of a big pool of refractive index mu। तो एक पूल है यहाँ पर, इसके अंदर पानी होगा या जो भी लिक्विड होगा, पता नहीं क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और बाहर कुछ भी नहीं दिया तो एयर है। आ रही बात समझ? द ऑब्जेक्ट S, ठीक है, और इसकी डेप्थ h है, ऑब्जेक्ट S जो है वो एमिट कर रहा है रेज अपवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट S जो वो सारी डायरेक्शन में रेज को क्या कर रहा है बच्चों, एमिट कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो, so that a circle is formed at the surface of a liquid by the rays which are refracted into air। यहां से जो रेज निकल रही हैं, उन रेज की वजह से, देखो यहां से रे आई, मान लीजिए ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई,
ये आई, ये सब बच्चों रिफ्रेक्ट कर गई हवा में, ये सब क्या कर गई, रिफ्रेक्ट कर गई हवा में। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ये सब रिफ्रेक्ट कर रही हवा में, लेकिन इतने इतने रीजन में ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड नो रेज रिफ्लेक्टेड बियॉन्ड दिस सर्कल, इस सर्कल के बाहर कोई भी रे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, अंदर ही रह जा रही है। और ये सर्कल क्या है, एक मान लो एक रोशनी का सर्कल बन गया है, एक रोशनी जो वो सर्कल में ही दिखाई दे रही है, उसके बाहर नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि बाहर लाइट पहुंच ही नहीं रही इस सर्कल के बाद। अब ऐसा क्या हो गया कि बाहर लाइट नहीं पहुंच रही होगी? ऐसा हुआ होगा बच्चों कि यहां जस्ट इस सर्कल के ये एंड पर जाकर कंडीशन ये वाली बन गई होगी, क्योंकि इसके बाद आप देखें यहां पे ये जो रे आई वो बिल्कुल सरफेस के पास ही, बाहर निकली ही नहीं। अगर बाहर नहीं निकली तो ये रोशनी जो है वो बाहर दिखाई नहीं देगी। क्या बात समझ में आ रही? लाइट वही बाहर दिखाई देगी जो बाहर निकलेगी। अब इसके बाद अगर और बड़े एंगल पे आप गिराओगे तो वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, बाहर लाइट जाएगी नहीं, बाहर लाइट जाएगी नहीं तो वो बाहर दिखाई भी नहीं देगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब इसके जस्ट कॉर्नर पे यही हुआ होगा कि ये क्रिटिकल एंगल बन गया होगा और ये लाइट ऐसे चली गई होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, क्योंकि इससे बड़े एंगल पे अगर लाइट आई तो वो अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। सिर्फ इतने इतने सर्कल में ही लाइट बाहर जा पा रही है, रिफ्रैक्शन हो पा रही है, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी क्रिटिकल एंगल से छोटे थे। आई बात समझ? यानी यहां पर जो एंगल बना होगा, मैं बाकी सारी फालतू चीजें यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब हमारे काम का है ये सर्कल, जितने जितने सर्कल में रिफ्रैक्शन हुई है, यहां पर बच्चों रिफ्रैक्शन हुई है इस सर्कल में, और इस सर्कल के बाहर रिफ्रैक्शन नहीं हुई है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। यानी इसके कॉर्नर तक ही रिफ्रैक्शन हो पाई, मतलब कॉर्नर वाली जो हमारी मैक्सिमम कंडीशन है, तो यहां पे पक्का क्रिटिकल एंगल बना होगा। तो ये जो एंगल होगा बच्चों वो आईसी होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आई है आपको बच्चों? ठीक है, अब हमें इस सर्कल का रेडियस बताना है कितना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमें इस सर्कल का क्या बताना है? रेडियस बताना है कितना होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां लाइट गिरी है। ठीक है, ये आईसी है, पक्की बात है। ठीक है, अब मैं यहां से भी एक लाइन बना देता हूं ऊपर की तरफ, ये आईसी है बच्चों, तो ये भी आईसी होना चाहिए। ठीक है, फिर से कौन से एंगल बन गए? कौन से एंगल बोल सकते हैं इसको हम लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में? ये आईसी बन गया। अब ये जो है बच्चों यही तो है रेडियस, यही तो है रेडियस, और ये एच है। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए आप, ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे ये। ठीक है, ये है आपके पास आईसी, ये है आपके पास रेडियस आर, और ये है एच। क्या बात समझ में आ रही है? आपको फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आ रही बात समझ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? ये कर सकता हूं। ठीक है, रेडियस निकालना है। क्या मैं यहां से tan IC की वैल्यू निकाल सकता हूं? tan IC की वैल्यू निकाल सकता हूं। tan IC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? R ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से मेरे पास जो R निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? H इंटू tan ऑफ IC, H इंटू tan ऑफ IC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब tan ऑफ IC कितना होता है? tan को ये लिख सकता हूं मैं sin ऑफ IC अपॉन में cos ऑफ IC। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम सभी को पता है कि sin IC जो होता है वो 1 ओवर म्यू होता है, और अगर मुझे cos IC लिखना है, cos IC, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर IC। ये आपने बचपन में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास साइन थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं कहां से लिख रहा हूं? इस फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास। बात समझ में आ रही? तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, H साइन IC होता है 1 ओवर म्यू, 1 ओवर म्यू, और यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, तो साइन IC क्या? 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है,
ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, बाकी मैं ऊपर करता हूं इसको। ठीक है, तो देखो, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, H इंटू 1/μ, और नीचे कितना था मेरे पास 1 माइनस 1/μ का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1/μ स्क्वायर अंडर रूट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, H/μ, और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास, μ स्क्वायर माइनस 1/μ स्क्वायर, और पूरा का पूरा रूट के अंदर। म्यू स्क्वायर का रूट होता है बच्चों म्यू, और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बात समझ में, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो म्यू बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, R इज इक्वल टू H/μ स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरी तरफ से, ठीक है। और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी टॉपिक की, किसी फिजिक्स के पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जरूर बताएं आपको कैसा ये कंटेंट लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर उसे अप्रिशिएट करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।